कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। एपिसोड 52, किया की मुलाकात अमन से। दोस्तों, आपने अभी तक पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया विवान के दोस्तों की पिटाई करती है और विवान को उनसे बचाती है। ये देखकर विवान किया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब आगे आप किया और विवान दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। किया फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आती है तो वह देखी है कि उसे एक मेल आया है। वो अपना लैपटॉप ओपन करके देखते हैं। वो हमें उसे सरकार की तरफ से किया गया था, क्योंकि किया एक बहुत बड़ी हैकर थी जो कद नाम से हैकिंग की दुनिया में जानी जाती थी। कोई भी यह नहीं जानता था कि केरी लड़का है या लड़की। वो कभी किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन सब केरी के बहुत बड़े फैन थे। किया, जो कि सीक्रेट एजेंट की मेंबर थी, उसे पर्सनली बुलाया गया था, क्योंकि दुश्मनों के द्वारा उनका सरकारी डाटा कुछ दिनों पहले चोरी किया जा रहा था, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा एक सेफ्टी वाल्व तैयार किया गया था, जिससे उनका डाटा हैक ना हो सके और कोई भी सीक्रेट दुश्मनों के पास ना जा सके। लेकिन कुछ समय पहले उनके उसे सेफ्टी वालों को तोड़ लिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग काफी कोशिश कर रहे थे कि दुश्मन उनके सीक्रेट को चोरी ना कर ले। उन्होंने सारी कोशिश कर ली थी। वह जितनी बार भी सेफ्टी वॉल तैयार करते वह उसे फिर से हैक कर लेते थे, जिस वजह से अब वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अंत में हार मानकर उन्होंने केरी को ये काम सौंपने की कोशिश की और उन्होंने उसे मेल कर दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इंडिया की पूरी जनता की भलाई के लिए वह इस काम को सीरियसली ले और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे ही यह मेल किया को मिलता है, वो सच में काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। आखिर में उनके देश के सेफ्टी की बात थी। वह नहीं चाहती कोई भी दुश्मन किसी भी तरह से उनके देश के सीक्रेट को लीक करे। उसने तुरंत ही रिप्लाई किया और काम करने के लिए तैयार हो गई। केरी के इसी देश प्रेम की वजह से खुफिया एजेंसी उसका बहुत सम्मान करती थी। किया ने उनका काम करने के लिए हाँ कर दिया था और अब वह अपने थोड़े बचे कामों को करने लगती है। और दूसरी तरफ विवान अपने कमरे में किया के स्टंट को रिपीट कर रहा था। उसने देखा था किस तरह किया उन लोगों को मार रही थी, जिसे देखकर कोई भी कर सकता था कि वो फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि बड़े से बड़ा ट्रेनर भी उसके आगे फीका पड़ जाए। वह अपने कमरे में बिल्कुल किया की तरह ही उछल उछल कर प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी यह छोटी सी प्यारी सी बहन, जो कि दिखने में इतनी नाजुक सी है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अब तो किया को एक पल भी अकेले छोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा था। उसे अपनी इस बहन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। वह थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जाकर सीधा अपने बेड पर पड़ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उसके आंखों के सामने अब भी वो नजारा घूम रहा था और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। दूसरे दिन सुबह किया रोज की तरह अपना काम करके जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो देखी है कि विवान अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे ही देख रहा था। और जैसे ही किया उनके पास पहुंचती है, विवान जल्दी से खड़ा होकर अपने बगल वाली चेयर को खींचकर किया को वहां बैठने का इशारा करता है। उसे ऐसा करता देख किया चुपचाप वहां बैठ जाती है और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। विवान जल्दी से अपनी उसे प्यारी सी बहन की तरफ देखा है और उसे कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये डिश तैयार करवाई है, तुम इस टेस्ट करके देखो ये कैसा लगता है। किया उसकी तरफ प्यार से देखती है। उसका ये भाई उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। वो उसे डिश को टेस्ट करती है और हाँ में सर हिलाती है। विवान उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वाकई में मेरी पसंद बिल्कुल तुम्हारी पसंद जैसी है। मुझे पता था कि यह डिश तुम्हें जरूर पसंद आएगी। उसके उलट किया को ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी विवान के केयर को देखकर वह उसे ना नहीं कर सकी। इससे विवान का दिल टूट जाता और वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। पर अब विवान तो उसके पीछे ही पड़ गया था। वह जल्दी जल्दी और भी डिश उसकी प्लेट में रखना लगता है। ये देखकर तो किया की आंखें ही बड़ी हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, यह मेरा पजेसिव भाई मुझे खिला खिला के ही मार
डालेगा। वहीं दूसरी तरफ सायरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यह उसका सगा भाई था तो यह इस गांव की गवार लड़की को क्यों इस तरह से ट्वीट कर रहा है, उसकी मुठिया गुस्से में भेजी हुई थी और उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा झलक रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे से गुस्सा को छुपा लिया और एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर भी खेलते हुए अपनी मीठी आवाज निकालते हुए बोली, देखो ना किया, मेरा भाई काफी ज्यादा भोला है, उसे तो पता भी नहीं है कि किस किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अब टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखने लगते हैं। आखिर में उसके कहने का मतलब क्या था? तभी सायरा को समझ में आता है कि उसने कुछ गलत कह दिया। वह जल्दी से अपने बातों को बनाते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि वह अभी यह नहीं समझ पा रहा है कि तुम अभी यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो, इस वजह से तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होता है ना, पर यह सब मेरे इस भाई को समझ में नहीं आता, इस वजह से तुम माइंड ना करना। ऐसे भी तुम गांव में पाली बड़ी हो तो तुम्हें ये सब चीज अजीब लगता होगा, पर शहर में ये सब चीज नॉर्मल है। किया उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हैं। आखिर में उसके कहने का क्या मतलब है? तभी सायरा अपने अंदर जलन भरे हुए फिर से एक बार कहती है कि वह किया, तुम कितनी ज्यादा सांवली हो, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि तुम हमारी फैमिली की हो। उसका इतना कहते ही उसका भाई जल्दी से कहता है कि दी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम इस तरह से किया की इंसल्ट कर रही हो। और सच में यह बात वहाँ बैठे किसी को भी अच्छी नहीं लगी, पर वह इस घर की प्रिंस थी, इस वजह से किसी ने कुछ कहा नहीं। आखिर में सभी ने लाड प्यार से उसे बिगाड़ जो रखा था। वही सायरा की माँ भी उसे डांटे हुए कहती है कि सायरा, तुम इस तरह से कैसे कह सकती हो, आखिर में वह तुम्हारी छोटी बहन है। तभी सर जल्दी से अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहती है कि अरे नहीं मन, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मेरा तो यह मतलब था कि वह गांव में पली बड़ी है ना, तो इस वजह से वहाँ के माहौल में और धूल मिट्टी में रहने की वजह से यह बहुत ज्यादा सांवली हो गई है। तो मैं इस ब्यूटी टिप्स बताने में इसकी मदद करूंगी और इस फैशन सेंस भी तो नहीं है, उसे भी सिखा दूंगी। उसकी बातों को सुनकर किया को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी द ब्यूटी क्वीन किया की बनाई हुई कंपनी थी। इसके प्रोडक्ट इतनी ज्यादा स्पेशल और रियल होते थे कि एक बार जो भी उसे कर ले वह दूसरा कभी कोई प्रोडक्ट लेने की भी नहीं सोचता था। महज 5 सालों में ही ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में इसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। इस कंपनी में ब्यूटी से जुड़ी हर तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड होती थी, यहाँ तक कि किसी भी तरह की स्किन से संबंधित बीमारी भी यहाँ दूर किया जाता था। यहाँ बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल होते थे और यहाँ पर कई तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते थे जो किसी भी तरह के लोगों पर किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होते थे। और यह घमंडी लड़की उसे ब्यूटी टिप्स सीखने की बातें कर रही थी। किया सायरा की नजरों में साफ साफ घमंड देख सकती थी। वो समझ सकती थी कि इस वक्त सायरा उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, पर उसकी इस सब बातों से विवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपनी बहन को काफी कुछ कहना चाहता था, पर वह छोटा था और सबके यहाँ होने की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। आखिर में उसकी इस घमंडी बहन की हिम्मत कैसे हुई उसकी इस प्यारी सी बहन को इतना घटिया कहने की। सायरा की बातों को सुनकर सबको बुरा तो लगता है, पर सब सायरा की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ है, इस वजह से उसे कोई कुछ नहीं कहता, जिससे सारा को तो और भी सह मिल जाता है। तभी सायरा अपना मुंह बनाते हुए फिर से कहती है कि वैसे तुम गांव से पढ़ी लिखी हो, इस वजह से तुम्हारे ज्यादा मार्क्स तो होंगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ मुंबई में किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। फिर भी मोम और डाइट कोशिश करके तुम्हारे लिए किसी भी कॉलेज में कोई भी डोनेशन सीट अवेलेबल जरूर करवा देंगे, तुम इसके लिए बिल्कुल फिक्र मत करना। भले ही तुम्हारे नंबर कितने ही काम क्यों ना हो, पर यहाँ पैसा देने से सब काम हो जाता है। अब किया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर में इस लड़की के कहने का क्या मतलब है? ये बार बार मुझे जलील करने के लिए गांव कह रही है और पैसों से क्या मतलब है? क्या मेरे नंबर इतने कम है कि मुझे यहाँ किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता? ओ, इस लड़की की सोचने की क्षमता इतनी कम होगी।
मुझे तो यकीन भी नहीं होता। नहीं, दूसरी तरफ आप किया के पापा और उसकी मम्मी को भी सायरा के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है। आखिर में वह कब से यहाँ उनके सामने ही उनकी बेटी को भला बुरा कहे जा रही थी। वह लोग अब इतना भी नादान नहीं थे कि सायरा की बातों को समझ ना सके, पर वह सायरा के मम्मी पापा के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से बिल्कुल शांत थे, लेकिन वह समझ सकते थे कि इससे उनकी बेटी के ऊपर भी गलत असर पड़ रहा होगा। इस वजह से किया के पापा तुरंत सायरा से कहते हैं कि सायरा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी हम लोग सब देख लेंगे, तुम्हें इन सब चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वही विवान भी गुस्से भरी नजरों से सायरा को घूर रहा था, क्योंकि सायरा का ये सब बोलना विवान को भी अच्छा नहीं लगा था। और किया के तो मानो तन बदन में आग लग रही थी। अगर यहाँ पर सायरा की जगह कोई और होता तो अब तक वह स्वर्ग से धार गया होता, पर किया यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ किया किसी को कोई भी एक्सक्यूज देना पसंद नहीं करती थी, और वह सायरा जैसी लड़की के पीछे तो बिल्कुल भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब तक में उसे सायरा के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वह एक बददिमाग लड़की थी, जो कि निहायत ही घमंडी और अड़ियल किस्म की थी। से भी किया के पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते थे। इस वजह से वह सायरा की बातों को इग्नोर करती है और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से चली जाती है। वह जानती थी कि सर भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिस कॉलेज में किया पढ़ती है। एक न एक दिन उनका सामना तो जरूर होगा, तब उसे अपने सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। उधर विवान भी किया के पीछे जल्दी से उठकर चला जाता है। ये देखकर तो सायरा अपनी आंखें ही छोटी कर लेती है। उसका ये भाई उसे गांव की गवार बहन जी के पीछे पीछे क्यों नाच रहता है? आखिर में उसमें ऐसी क्या बात है कि किसी को भी लिफ्ट न देने वाला? उसका ये भाई आज उसके पीछे पीछे नाच रहा है। ये बात सायरा को हजम नहीं होती है। किया वहां से उठकर सीधे अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि आज संडे था, उसे कॉलेज नहीं जाना था, तो वह अपना पेंडिंग पड़ा काम करना चाहती थी। उधर विवान जल्दी से अपने फोन से कुछ ऑर्डर करता है और दूसरी तरफ किया की माँ किया के रूम में आती हैं और वह किया के पास जाकर बड़े ही प्यार से किया के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा चलो, अगर आज फ्री हो तो हम शॉपिंग करके आते हैं, क्योंकि किया की मॉम को एहसास होता है कि आज 3 दिन किया को आए हो गए, पर उन्होंने उसके लिए अभी तक का कुछ खरीद नहीं है। हालांकि उन्होंने उसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट तो दिए हैं, पर यह किया के लिए काफी नहीं है। आखिर में वह इतने बड़े परिवार की बेटी है और अभी तक उसने पता नहीं कितने तकलीफ झेले हैं, तो उसे खुश रहने का भी तो मौका मिलना चाहिए। यही सब सोचकर किया की माँ आज किया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, लेकिन किया को आज कहीं और जाना था। इस वजह से वह प्यार से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि माँ, मैं आज कहीं और जाने के लिए टाइम दे चुकी हूँ, इस वजह से आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकूंगी। उसकी इतनी प्यारी बातों को सुनकर किया की माँ को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। उसकी बेटी कितनी प्यारी है, जो अपनी माँ से न जाने की वजह से माफी मांग रही थी। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेराते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम किसी और दिन चलेंगे, फिलहाल तुम ये रख लो। और वह अपने पास से एक गोल्डन कार्ड निकाल कर देती हैं। ये कार्ड किया की मॉम का था। ये देखकर किया अपनी माँ को कहती है कि अरे नहीं माँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये कार्ड मैं क्या करूँगी, मेरे पास अभी पैसे हैं, सो मैं अपना खर्चा उसे कर लूंगी। लेकिन किया की माँ उसकी बातों को नहीं मानती और कहती है कि बेटा, यह मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, आखिर में तुम जब से आई हो मैं तुम्हें कुछ दिया भी तो नहीं है। किया अपनी माँ से बड़े प्यार से कहती है कि माँ, आपने इतना कुछ तो ले दिया है, अब मुझे कुछ और की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन उसकी माँ फिर भी उसकी बातों को नहीं मानती है और जबरदस्ती उसे अपना गोल्डन कार्ड दे देती हैं। वह जानती थी कि किया अभी एक छोटी बच्ची है और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वह शायद उनसे पैसे ना मांगे, क्योंकि वह देख सकती थी कि वह बहुत ही ज्यादा खुददार थी। वह जब से आई थी उसने एक भी चीज अभी तक नहीं मांगी थी, जबकि उसकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो इतनी अमीरी देखकर पता नहीं वह अभी तक में किन किन चीजों की डिमांड कर चुकी होती। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं।
अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 53, किया का सीक्रेट एजेंसी जाना। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि सायरा किया को देखकर जलन महसूस कर रही थी, इस वजह से वह सबके सामने किया की इंसल्ट करना चाह रही थी। अब आगे किया अपनी माँ से वो कार्ड लेना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह उनकी रिस्पेक्ट करती थी। इस वजह से उनके बार बार असिस्ट करने पर वह कार्ड अपने पास रख लेती है और सोचती है कि बाद में वह उन्हें लौटा देगी। दूसरी तरफ काफी देर बाद विवान किया के कमरे में आता है। अब उसे किया के कमरे में बेधड़क घुसने की आदत हो गई थी। वह नाक भी नहीं करता था क्योंकि वह किया को एक छोटी लड़की समझता था, जिस वजह से वह बेधड़क उसके कमरे में घुस जाया करता था। किया इस बारे में कई बार विवान को टोक चुकी थी, फिर भी विवान उसकी बातों को नहीं सुनता था क्योंकि उसे तो यही लगता था कि किया उससे छोटा है। जैसे ही किया विवान को देखते हैं तो वो उसे अपनी नजरें उठाकर पूछती है, क्या बात है, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? विवान उसकी बातों को सुनकर अपने हाथों में पकड़े थैले को उसे दिखता है। उन थैलों को देखकर किया हैरानी से पूछता है कि यह क्या है। तभी विमान उसे अपने साथ बेड पर खींच कर ले जाता है और वहां बैठकर जल्दी से उसे थैली को ओपन करता है, जिसमें उसे ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं और यह ब्यूटी प्रोडक्ट उसकी कंपनी ब्यूटी क्वीन के ही थे। ये देखकर तो किया को आश्चर्य होता है। आखिर में उसका भाई क्या करना चाहता था? वह जल्दी जल्दी किया को अन प्रोडक्ट के बारे में समझने लगता है और बताता है कि यह प्रोडक्ट पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी का है और इस प्रोडक्ट को उसे करने के बाद तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। उसने सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था और उसने इतने सारे हर तरह के प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए थे कि किया को ये सब देखकर आश्चर्य लग रहा था। आखिर में यह उसका छोटा सा भाई क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। इन प्रोडक्ट की कीमत काफी ज्यादा थी। वह सोच रही थी कि वह इतने पैसे किस मांग कर यह प्रोडक्ट लिया होगा। वह अपने भाई की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है कि विवान, ये सब क्या है और मैं इसका क्या करूंगी? विवान प्यार से अपनी बहन के गालों को टच करते हुए कहता है कि वो मेरी प्यारी बहना, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इसे उसे करोगी तो बहुत ही प्यारी बन जाओगी और तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस नन्ही सी प्यारी सी बहन को कोई भी कुछ कहकर परेशान करे। अगर कोई तुमको कुछ कहता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बहन भी बिल्कुल मेरी तरह सुंदर हो जाए। उसकी बातों को सुनकर किया एकाएक जोर से हंसने लगती है। वह अपने इस भाई के भोलेपन को देख रही थी। वह अब तक समझ चुकी थी कि उसे सायरा की बातों का बहुत बुरा लगा है। उसका भाई उसके लिए कितना ज्यादा केयरिंग है, जिसे अपनी बहन की ही बातें सुनकर बुरा लग गया। फिर किया उससे पूछता है कि ठीक है, जब तुम ये ले आए हो तो मैं इसे ले लूंगी, पर तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? विवान जल्दी से बोलता है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से करके रखी थी, उसी से मैं इसे लिया है और तुम इसके लिए फिक्र मत करो। मुझे पॉकेट मनी में बहुत सारे पैसे मिलते हैं और अगर मुझे पैसों की कमी होती है तो मैं बड़े भाई से पैसा ले लेता हूँ, वह मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं। मेरे और भी 4 बड़े भाई हैं जो मुझे मेरी जरूरत पड़ने पर पैसे दे देते हैं। इस वजह से तुम बिल्कुल मेरी टेंशन मत लो। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। सच में उसका भाई बहुत ही अच्छा है। आप किया उससे क्या बताएं कि जिन प्रोडक्ट के पीछे उसने इतने पैसे खर्च कर दिए वो उसके खुद के प्रोडक्ट हैं। फिलहाल किया कुछ नहीं कर सकती थी, वह चुपचाप उसे प्रोडक्ट को अपने पास रख लेती है, अपने भाई का प्यारा सा गिफ्ट समझकर। फिर थोड़ी देर विवान किया से बातें करके वहां से चला जाता है। अब तक दोपहर हो चुकी थी। किया नीचे जाती है और जल्दी से लंच करके वहां से जाने लगती है क्योंकि आज उसे सीक्रेट एजेंसी भी जाना था। वह नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से लेट हो, इसलिए वह अपनी माँ को बात कर वहां से जाने लगती है। अभी हाल में वहां सब कोई बैठे थे, तभी किया के पाप किया को रोककर उसके पास जाते हैं और किया से पूछते हैं कि क्या वो कुछ जरूरी काम के लिए जा रही है। किया जल्दी से हाँ में सर हिलाती है।
और कहती है कि आज उसे कुछ बहुत जरूरी काम है, इस वजह से उसका जाना जरूरी है। उसके पापा उसे समझते हुए हाँ कहते हैं और अपनी जेब से एक अनलिमिटेड कार्ड निकालकर उसे देते हैं। ये देखकर तो अब किया बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है। सुबह सुबह ही तो माँ ने उसे कार्ड दिया था। वह आश्चर्य से अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है कि पापा मैं इसका क्या करूँगी। उसके पापा कहते हैं कि बेटा इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी जरूरत की सभी चीज खरीद सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी छोटी बड़ी चीजों के लिए हमारे आगे हाथ फैलाना पड़े, इस वजह से यह कार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे अपने पास रखो और अपनी जरूरत की हर चीज इसे खरीद सकती हो। पर किया उनसे ये कार्ड लेने से साफ साफ मना कर देती है और बताती है कि माँ ने सुबह ही उसे एक गोल्ड कार्ड दिया है, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है और उसे जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे ऑलरेडी उसके पास है, इस वजह से वह ये कार्ड नहीं ले सकती है। लेकिन फिर भी किया के पापा नहीं मानते हैं और जबरदस्ती उसे वो कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा या मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लो। आज तक हम लोगों को कोई भी मौका नहीं मिला तुम्हारे लिए कुछ करने का, और अब जब मौका मिला है तो हमें अपने लिए कुछ करने दो। उनकी बातों से उनका प्यार झलक रहा था। किया उन्हें मना नहीं कर पाती और वह चुपचाप वह कार्ड ले लेती है। वह सोचती है कि फिलहाल उसके पास इतने पैसे हैं कि उन्हें कभी इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस वक्त न करने में उसके पापा को तकलीफ हो सकती है। यही सब सोचकर किया वह कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ सामने बैठी सायरा ये सब देखकर जल बुझ जाती है। आज तक उसके बड़े पापा ने उसे इस तरह का कोई भी कार्ड नहीं दिया था और ना ही उसकी बड़ी मम्मी ने उसे इस तरह का कार्ड दिया था। उन लोगों ने तो उसे बस सिंपल कार्ड दिया था जिससे वह बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकल सकती थी, लेकिन फिर भी वह कार्ड कोई कम कीमत वाला नहीं था, उसमें 50 लाख रुपए होते थे। लेकिन भाई अब इन जलन की मेरी को कौन बताएं कि अगर कार्ड लेना है गोल्डन प्लेटिनम तो अपने माँ बाप से मांगे। ये तो बड़ी मम्मी और बड़े पापा के ऊपर अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा हक जाता रही है और उसके सोच के हिसाब से वह इस घर की प्रिंस है, तो ये सब कार्ड उसे मिलना चाहिए था, ना कि उसे गांव की गवार बहन जी को। आखिर में उसे गवार के कपड़े भी तो 1000 रुपए के होंगे, वो इतने महंगे कार्ड का क्या करेगी। यही सब सोचकर जले बूझे जा रही थी। उसे लग रहा था कि किया के आने की वजह से घर के लोग उसे कम प्यार कर रहे हैं। तभी किया के चाचा भी उठकर किया के पास आते हैं और उसे एक स्पोर्ट्स कार की चाबी देते हैं, जिसे देखकर किया फिर से एक बार हैरान हो जाती है और वह चाचा जी से मना करते हुए कहती है कि अरे नहीं चाचा जी, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह देख सकती थी कि यह स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज्यादा महंगी है। आखिर में किया में भी तो इसी तरह स्पोर्ट्स कार के कलेक्शन रखे हुए हैं, क्योंकि वह रेसिंग की दुनिया में भी अपना पैर जमा चुकी थी। वह एक तेज तारा रेसर थी, उसे हरापन इतना आसान नहीं था। इसके बारे में हम आपको आगे एपिसोड में बताएंगे। क्या हुआ, चाबी बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, फिर भी उसके चाचा जबरदस्ती उसे वह चाबी दे देते हैं कि ये देख सकती थी कि ये उसके चाचा का दिखावा नहीं था, वह सच में उसे पसंद करते थे। किया के चाचा उसे प्यार से कहते हैं कि बेटा ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, इसे तुम ना नहीं कर सकती हो। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख होगा और लगेगा कि तुम हमें अपना नहीं मानती हो। उनकी बातों को सुनकर अब किया बिल्कुल बेबस हो जाती है और वह चुपचाप उन चाबियों को ले लेती है। अब ये सब देखकर सायरा बिल्कुल जल भूल जाती है। उसके पापा इस 2 कौड़ी की लड़की को इतनी महंगी कर कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। वो भाई क्या बात है, अभी तक वह अपने बड़े मम्मी पापा से गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड लेना चाहती है क्योंकि वह उसके हैं, और अब जब उसके पापा एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं तो उसे गुस्सा आ रहा है कि वो उसके ऊपर कैसे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। मतलब अजीब नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों आप सबका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। सायरा किस तरह की लड़की है। किया अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत वहाँ से बाई कहकर निकल जाती है। कुछ 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वह सीक्रेट एजेंसी पहुँच जाती है। आज वहाँ के पर्सनली उससे मिलने आए हुए थे। वह जल्दी यहाँ आते नहीं थे क्योंकि वह अपने काम से इंडिया से बाहर ही रहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि केडी इंडिया आई हुई है
तो वह उससे मिलने के लिए सुबह ही पहुंच गए थे। वह जैसे ही एजेंसी के अंदर एंटर होती है, रास्ते में ही उसे कुछ गार्ड रोक लेते हैं। वह सोचते हैं कि इस छोटी लड़की का यहाँ क्या काम है जो इस तरह से बेधड़क घुसी चली जा रही है। फिलहाल किया के पास हर देश के कार्ड थे, पर अभी तक वह इंडिया नहीं आई थी। इस वजह से वह इंडियन एजेंसी का कार्ड कलेक्ट नहीं कर पाई थी और आज वह इसी वजह से यहाँ आई थी कि वह यहाँ से उसका मेंबरशिप कार्ड भी ले लेगी और वह उसे गड़बड़ी को भी ठीक कर देगी। लेकिन जब वह गार्ड उसे रोक लेते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह अच्छे से जानती थी कि ये यहाँ की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान की चेकिंग की जाए। वह तुरंत उसे गार्ड को अंदर इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कि कह दो केरी मिलना चाहते हैं। गार्ड उसकी बातों को सुनकर एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा है और सोचता है कि यहाँ के किसी ऑफिसर की बेटी होगी जो इस तरह से अपना निकनेम बता रही होगी। फिलहाल उसे क्या वह ये मैसेज जल्दी से सेंड कर देता है। जैसे ही मैसेज अंदर बैठे उन मेंबर को मिलता है जो यहाँ पर केरी से मिलने आए थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत कॉल करके गार्ड को डांटे हैं और इज्जत के साथ उन्हें अंदर लाने को कहते हैं। अब गार्ड के भी पसीने छूट जाते हैं। वह समझ चुका था कि सामने खड़ी यह छोटी सी लड़की कोई आम पर्सन नहीं है। वह चुपचाप बड़े अदब के साथ उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। वह जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंचती है, वह गार्ड वहां रुक जाता है और उसे अंदर जाने का इशारा करता है। किया उसे थैंक्स करके अंदर की ओर बढ़ जाती है। सबकी नजर इस वक्त दरवाजे पर टिकी थी। वही एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वह इस एजेंसी का सबसे बड़ा हैकर था और वो काफी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति था। यहाँ पर भी वह हाई पोस्ट पर ही था। वह सीक्रेट तरीके से अपने देश के लिए काम करता था। आमतौर पर तो वह एक बिजनेसमैन ही जाना जाता था, क्योंकि वह अपने पापा की कंपनी में उनके साथ काम करता था, पर वह सीक्रेट तरीके से इस एजेंसी के लिए भी काम करता था। वह कद को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था। वह हैकर की दुनिया में कद को अपना गॉडफादर समझता था। वह जानता था कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो केरी कर नहीं सकता, पर आज तक उसने कभी केरी को नहीं देखा था और वह चाहता था कि वह कम से कम एक बार कद से जरूर मिल सके। इसलिए जब भी उसे कोई मौका मिलता था वह जरूर केरी से मिलने वहां जाता था, पर उसके जाने से पहले ही केरी वहां से जा चुका होता था। पर जब आज यहाँ केरी आ रहा था तो वह उसके लिए एक अच्छा मौका था। वह उसे जीनियस से मिल सकता था जिसे आज तक कभी किसी ने ना हराया हो। वही उनके के मिस्टर विजय पाराशर, जो कि कद के बारे में सब कुछ जानते थे, क्योंकि कुछ सालों पहले वह रूस में एक मिशन के तहत गए हुए थे जहां पर वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके सारे साथी लोग मारे जा चुके थे। उसे आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक गैंग रहती थी। इसके बारे में आपको कहानी में आगे जन को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम स्टोरी पर आते हैं। जब वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे तो उसे वक्त वहां पर माफिया क्वीन ने ही उनकी और उनके साथियों की जान बचाई थी। वह एक बहुत ही बुरी तरह के जहर के चपेट में आ चुके थे, क्योंकि उन पर वार करने वाले हथियारों में वह जहर लगाया गया था, जिससे वह सारे लोग काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहे थे। लेकिन उसे माफिया किंग ने उन सबको उसे जहर का एंटीडोट दिया और उनका 1 महीने तक अपने उसे आइलैंड में रखकर इलाज भी किया था, जिस वजह से वह जिंदगी भर के लिए उसके कर्जदार बन गए थे। और वहीं पर उन्हें ऐसे कई सिचुएशन का सामना करना पड़ा था जहां पर माफिया क्वीन की कई आइडेंटिटी रिवील हो गई थी और यहां तक कि उन्होंने उसे माफिया क्वीन का चेहरा भी देखा था, जिस वजह से वह इतनी छोटी बच्ची के कारनामों के कायल हो गए थे। वह तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि महज 15-16 साल की लड़की इतने बड़े आइलैंड की क्वीन थी और वहां के लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। 1 महीना में वह अच्छे से जान चुके थे कि यहाँ के लोग इस लड़की की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों करते थे और उसे इतना मान सम्मान क्यों देते थे। आज वह भी बड़ी बेसब्री से उसे नन्ही सी लड़की का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह कई बार उससे मिलने की कोशिश करते पर वह साफ साफ इनकार कर देती थी। इस वजह से वह बिना बताए चुपचाप यहाँ आए थे कि कहीं इस बार भी वह मिलने से मन ना कर दे। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है सबकी नजर वहां जाकर टिक जाती है। तभी वहां से चलते हुए एक शख्स अंदर आता है। वह देखने में 5 फीट 7 इंच का लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी।
उसका फिगर लड़कियों की तरह अट्रैक्टिव था। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखा था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। सिर्फ उसकी दो चमकती हुई भूरी आंखें दिखाई दे रही थी जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। सर पर उसने एक टोपी पहन रखी थी, इस वजह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसके बाल बड़े होंगे या छोटे, क्योंकि उसने अपने बालों को उसे कैप से छिपा रखा था। उसके आसपास का ऑरा बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। वह अपने जूते की हील को टकटक करते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अंदर जाकर सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। सब ये देखकर बिल्कुल आश्चर्य में थे। साफ साफ देखा जा सकता था कि वह लड़की बहुत ही कम उम्र की लग रही थी। उसके हाथों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा होगा, क्योंकि उसका सारा शरीर ढका हुआ था सिवाय उसके हाथों के। इस वजह से सिर्फ उसके हाथ ही दिख रहे थे। इस वजह से कोई उसके बारे में ठीक से कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि ये देखने में कैसी होगी, पर सबके मन में बस एक ही बात थी कि ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी थी वह देखकर सब आश्चर्य में थे कि एक इतनी छोटी सी लड़की दुनिया की इतनी बड़ी हैकर है। तभी मिस्टर विजय पाराशर बहुत ही खुशी के साथ उसका वेलकम करते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर उसे हाथ मिलाते हैं। अपने चीफ द्वारा उसको इतना सम्मान देते हुए देखकर सभी की आंखें हैरानी से फैली थी। आखिर में एक हैकर को उनके के इस तरह से कैसे ग्रीट कर सकते हैं? क्या वह एक हैकर ही नहीं है बल्कि उसकी कोई और पहचान भी है? क्योंकि यहाँ पर बैठा हर एक इंसान काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। वह यूं ही नहीं इस सीक्रेट एजेंसी के मेंबर थे। वह सिर्फ देखकर ही अंदाजा लगा सकते थे कि उसके सर इस लड़की से मिलते हुए कितने ज्यादा खुश हैं। शायद इतनी खुशी तो उन्हें अपने किसी मिशन में कामयाब होने पर भी नहीं मिलती होगी जितना कि आज वह इस लड़की से मिलकर हो रहे हैं। अब सबके मन में काफी ज्यादा उत्सुकता थी इस लड़की के बारे में जानने की। वहीं दूसरी तरफ वह 22 साल का लड़का बस अपनी आंखें बड़ी करके ये सब नजारे को देखे जा रहा था और उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है या कोई नहीं जान सकता था। पर वह भी देखकर अंदाजा लगा सकता था कि सामने खड़ी ये पर्सनैलिटी कोई आम व्यक्ति की नहीं है। यह जरूर बहुत ही स्पेशल होगी। अब तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता उसके मन में और ज्यादा हो जाती है। वो केरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। आखिर में आज उसने केरी को देख लिया था, पर केरी के चेहरे पर लगे मास्क को देखकर उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि काश वो उसका चेहरा भी एक बार देख लेता। तो दोस्तों, आगे एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एपिसोड 54, केरी है जीनियस। अब आगे वहाँ किया सबसे मिलती है, फिर वहाँ पास में ही बैठे उसे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कि उसे बताते हैं कि यह मिस्टर अमन है, यही इस काम को लीड कर रहे हैं और इन्हीं की देखरेख में ये सारा काम होता है। फिर उन्होंने अब तक हुए सारे साइबर अटैक के बारे में किया को डिटेल में बताया। सब कुछ जानने के बाद किया मिस्टर अमन से मिलती है। अमन बड़े प्यार से ही उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देखकर किया तो थोड़ी देर ठीक जाती है, फिर वो कुछ सोचकर अपना हाथ अमन से मिल लेती है। जैसे ही किया का सॉफ्ट हाथ अमन के हाथों में आता है, अमन को अपने दिल में बहुत ही अच्छा एहसास होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। पता नहीं ये केरी के मिलने की खुशी थी कि कुछ और थी, पर अमन इस समय बहुत ही ज्यादा खुश था। वह किया को जल्दी से अपने कंप्यूटर वाली सीट से उठकर वहां पर बैठता है और फिर किया को आगे के सारे प्रोसेस समझाने लगता है। कुछ देर सभी चीजों को समझने के बाद अब किया के दिमाग में सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था। वो काफी तेजी से अपने हाथों को कीबोर्ड पर चल रही थी। उसके हाथ की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बस वहां बटन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सभी शांति से किया की ओर देख रहे थे। पूरे कमरे में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसमें बटन के टिप टिप करने की आवाज ही आ रही थी। लगभग 20 मिनट तक ये सब करने के बाद किया इंटर का बटन दबाती है और उसके बाद सारे डेटा फिर से रिकवर होते हैं और वहां पर 5 सेफ्टी वाल प्रोसेस होने लगता है। कुछ ही देर में डन का ऑप्शन आता है और ऑप्शन को ठीक करते ही अब स्क्रीन पर 5 सेफ्टी वाल दिखाई पड़ते हैं।
जिसे देखकर एक बार तो अमन के मन में शंका पैदा होता है, क्या यह मामूली सा सेफ्टी वाल हमारे सीक्रेट को सुरक्षित रख सकता है? क्या इस पे कोई अटैक करे तो वह डाटा सुरक्षित रख पाएगा? मैं तरह तरह के सवाल उसके मन में चल रहे थे। वह एक बार उसे चेक करना चाहता था, पर वो केडी के ऊपर किसी तरह का डाउट भी नहीं करना चाहता था। वह अजीब से कसमोकाश में फंसा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर किया समझ सकती थी कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है। वह तुरंत अपनी सीट से उठ जाती है और अमन को उसे चेक करने को कहती है। एक बार तो अमन यह सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्या केडी उसके मन की बातों को जान सकती है? वो केडी के तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहा था, पर वो समझ चुका था कि शायद केडी ने उसके मन की बात जान ली है। या सोचते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो जल्दी से उसे मुस्कुराहट को छुपा लेता है। वो मन ही मन सोचता है कि वाकई में केडी कमल की है, और वो अपनी जगह पर जल्दी से बैठकर उसके बने वालों को हैक करने की कोशिश करने लगता है। वह पहले सेफ्टी वाल तो बड़ी आसानी से ही तोड़ सकता था, वह इसलिए क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट एजेंसी के कोड डाले गए थे, जिसकी वजह से वह उसे आसानी से क्रैक कर गया। दूसरे में भी उसने कम से कम 30 मिनट का वक्त लगाया, पर उसे भी उसने क्रैक कर दिया। और तीसरे में उसे अब बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मामूली सा दिखने वाला या सेफ्टी वाल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह इसमें एंट्री नहीं कर पा रहा है। वह लगातार बार बार कोशिश किया जा रहा था, पर वह तीसरे को थोड़ा सा भी क्रैक नहीं कर पाया। वह तो उसके फर्स्ट लेवल तक भी नहीं पहुंचा था। अब उसे यकीन हो गया था कि वाकई में केडी बहुत ज्यादा जीनियस है। उसके होठों पर इस समय हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह बहुत ज्यादा केडी से इम्प्रेस हो गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि महज 20 मिनट में ही ऐसी कौन सा ट्रिक है जिससे केडी ने इतना मजबूत सेफ्टी वाल तैयार किया है। वह इस सीक्रेट को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन था, पर वह अच्छे से जानता था कि कोई भी हैकर अपना सीक्रेट उसे नहीं बताएगा। तभी के अमन की तरफ देखते हुए श्योर करते हैं कि क्या ये सही है। अमन भी उन्हें हाँ में सर हिला देता है। उन्हें पहले से ही पता था कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा जीनियस है, इसलिए इसके किसी भी कम पर डाउट करना तो बेवकूफी होगा। इस समय चीफ के चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो खुशी खुशी किया को अपने साथ काफी पीने का अनुरोध करते हैं। किया भी आसानी से उनकी बातों को मान जाती है, क्योंकि वह इतने लोगों के सामने उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। सभी लोग एक साथ ही बैठकर काफी पीते हैं, पर इस वक्त अमन की नजरें लगातार किया के ऊपर बनी हुई थी, और किया ये देख सकती थी कि अमन लगातार उसे एक तक ही देखे जा रहा था। पर किया को अमन से किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, इस वजह से वह इस बात को इग्नोर कर देती है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? अमन किया को इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या अमन किया की असलियत जान पाएगा? आखिर में यह अमन कौन है? जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में और कमेंट करके हमें जरूर बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 55, अमन का घर आना। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया सीक्रेट एजेंसी जाती है और वहां पर सीक्रेट एजेंसी के चीफ विजय पाराशर से मिलती है, और फिर वह सारे डेटा को करके एक सेफ्टी वाल तैयार करती है, जिसे देखकर अमन उसके बारे में जानना चाहता था, पर वह किया से कुछ भी नहीं पूछ पाता। अब आगे किया अपना काम करके सभी से परमिशन लेकर वहां से जाने के लिए निकल जाती है। वहीं अमन जब देखा है कि केडी वहां से जा रही है तो जल्दी से केडी के पीछे पीछे आता है और उसे रोककर अपने मन की बात कह देता है। वह कहते वक्त काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे जानना था, इस वजह से वह किया से उसे सेफ्टी वालों का कोड पूछता है। पर किया एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखती है, मानो वह कहना चाह रही हो कि क्या तुम इतने बड़े गधे हो कि तुम्हें पता नहीं है? कोई अपना सीक्रेट ऐसे तुम्हें क्यों बता देगा? पर वह सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं रहती। उसकी बातों को बिना कहे ही अमन समझ लेता है और वह शर्म से अपना सर झुका लेता है। वह जानता था कि सामने खड़ी ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसे आसानी से इस तरह कुछ जाना जा सके। फिर वह किया से काफी ज्यादा विनम्रता से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं?
ये सुनकर तो अब चौंकाने की बारी किया की थी। क्या ये लड़का क्या इसी वजह से मुझे इतनी देर से ताड़े जा रहा था? वह किया से कहता है कि जहां तक मुझे पता चला है कि आप इस एजेंसी की मेंबर हैं, तो क्या आपका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल सकता है, जिससे आगे अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं? किया उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल दंग रह जाती है। यह अजनबी इंसान उसे इस तरह कैसे फैमिलियर होकर बातें कर रहा है? क्या वह किसी अजनबी को अपना कांटेक्ट नंबर कैसे दे सकती है? तभी वहां पर मिस्टर विजय पाराशर आ जाते हैं और वह इन दोनों की बातें भी सुन लेते हैं। वह किया को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा यह कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये हमारी टीम का एक बेस्ट फाइटर और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। तुम इसे बिना हिचक के अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हो। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसकी तरफ से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब उनकी बातों को सुनकर क्या कुछ नहीं रहती। वैसे भी अब तक अमन को देखकर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वह अंदाजा लगा चुकी थी, इस वजह से वह अपना नंबर उसे एक्सचेंज कर लेती है। ये देखकर अमन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जल्दी से अपने पास से एक प्लेन कार्ड निकाल कर किया की तरफ बढ़ा देता है। किया उसकी बातों को समझकर उसे पर अपना ऑटोग्राफ दे देती है। इस समय अमन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। वह इस समय वाकई में बहुत ज्यादा खुश था। वह जल्दी से अपने चीफ को थैंक्स बोलता है, क्योंकि शायद उन्हीं के वजह से किया ने उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया, नहीं तो शायद वह उसे पर विश्वास न कर पाती। फिर किया वहां से चली जाती है। किया वहां से फ्री होकर सीधा अपने घर चली आती है, क्योंकि इस वक्त उसे अपने ऑफिस का भी कुछ काम करना था जिसे वह घर पर ही रहकर करना चाहती थी। वजह से ही घर पहुंचती है तो देखी है उसका छोटा भाई उसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह किया को देखकर दौड़कर उसके पास आ जाता है और उसे साइड हक करते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है कि मेरी प्यारी बहन, तुम थक गई होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया हूँ, तुम उसे खाकर मुझे बताओ कि क्या ये तुम्हारा टेस्ट के अकॉर्डिंग है। क्या अपने इस भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और उसे अपने इस भाई पर हंसी आ रही थी। उसका यह भाई उसे दिन भर खिला खिला कर क्या मोटी बनाना चाहता था। फिर किया उसे 5 मिनट का कर अपने रूम में ड्रेस चेंज करने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखी है कि उसका भाई ढेर सारे स्नैक्स लेकर उसका ही इंतजार कर रहा था। वो उसे आता देखकर जल्दी से उसे अपने बगल बैठा लेता है और उसे तरह तरह के स्नैक्स ट्राई करवाने लगता है। बार बार वह उससे पूछे जा रहा था कि क्या ये खाने में अच्छा लगा या फिर यह खाने में अच्छा लगा। क्या उससे हाँ में जवाब दे रही थी। वह जो खाने में अच्छा ना लगता उसे एक साइड किनारे रखे जाता था और जो उसे पसंद होता उसे एक साइड कर देता। इस तरह से वह अपनी बहन के पसंद और नापसंद को रिकॉर्ड कर रहा था। जो चीज उसकी बहन को पसंद नहीं थी वह दोबारा उसके लिए नहीं लेकर आएगा। यही सब सोकर वह सबको एक साइड कर देता है और जितनी चीज उसकी बहन को पसंद थी वह जल्दी से उन्हें अपने दिमाग में नोट करता है। अब आज के बाद वह यही चीज अपनी बहन के लिए लेकर आएगा। क्या उसकी सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी। सच में आज उसे लग रहा था कि परिवार और उसका केयर करना कैसा होता है। वह तो इन सब चीजों से बहुत दूर थी। उसने कभी इस तरह का माहौल ही नहीं देखा था। कभी किसी ने उसकी इस तरह से केयर नहीं की थी। वह तो अपने आप में अकेले जीने वाली लड़की थी जिसने सिवाय दर्द के और कुछ नहीं जिया था। पर आज अपने इस भाई को देखकर उसे पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। दूसरी तरफ आज अमन भी अपने इस नई बहन से मिलने के लिए घर आने वाला था, क्योंकि वह बिजनेस के काम से हमेशा आउट ऑफ इंडिया रहता था, जिससे वह अपने एजेंसी का काम भी कर लेता था। लेकिन वह कुछ दिनों से मुंबई आया हुआ था और अपने काम में काफी ज्यादा व्यस्त था। इस वजह से उसे घर आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब उसकी मां ने उसे फोन करके डांट लगाया तो अब मजबूरी में उसे अपनी इस नई बहन से मिलने आना पड़ेगा। और जिस तरह से विवान ने अपने भाइयों के पास अपनी इस बहन की फोटो भेजी थी, वह कोई भी भाई अपनी इस नई बहन से मिलने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिख रहे थे। वह सब मौका मिलने पर ही उससे मिलने आते जब उनके पास टाइम होता। किया को भी इस सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह तो अभी तक अपने किसी भी भाई को अच्छी ही नहीं थी सिवाय विवान के, और अभी तक किया भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते से बहुत दूर थी, जिस वजह से उसे इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती। किया अपने रूम में अपना काम कर रही थी।
तभी बाहर से उसे गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। बालकनी के पास आकर देखती है तो 5 लग्जरियस गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। उसे पर बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। किया समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन है। तभी उसमें से एक काफी हैंडसम सा लड़का उतर कर बाहर निकलता है और वह तेजी से घर की ओर बढ़ जाता है। किया बालकनी से ठीक से उसे व्यक्ति को नहीं देख पाती है, पर उसे अंदाजा लग जाता है कि यह कोई नई उम्र का लड़का है। वह देखने में बुजुर्ग तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिलहाल वह इस बात को इग्नोर करती है और फिर से अपने काम पर लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमन घर के अंदर आता है। सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमन जल्दी से जाकर अपनी बड़ी माँ का पैर छूता है, फिर अपने माँ पापा का भी पैर छूता है। उसे देखकर उसकी माँ और उसकी बड़ी मम्मी खुशी से उसे गले से लगा लेती हैं। तभी उसकी बड़ी माँ उसे डांटे हुए कहती है कि अब जाकर तुम्हें वक्त मिला है अपनी बहन से मिलने के लिए। अगर हम लोग तुम्हें इतना जोर देकर ना बुलाते तो मुझे लगता है तुम आने वाले नहीं थे। की बातों को सुनकर अमन जल्दी से अपने दोनों कान पकड़कर कहता है कि सॉरी मॉम, इतना ज्यादा काम था कि मुझे आने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से लेट हो गया। लेकिन देखो मैं आ गया, पर अभी तक मेरे बाकी के भाई तो आए भी नहीं है। इसका मतलब मैं उन सब में सबसे पहले आया हूँ, इस वजह से आप मुझे इस तरह से नहीं डांट सकती हैं। आपको तो बाकी के मेरे उन बड़े भाइयों को डांटना चाहिए जिनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। यह सुनकर उसकी माँ मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, तुम सब की आदत तो एक ही जैसी है, सबके पास टाइम ही तो नहीं होता है। एक हम ही मरे जाते हैं तुम्हें देखने के लिए, कम से कम आकर कुछ देर के लिए अपना चेहरा तो दिख जाया करो, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम सब सही सलामत हो। उनकी बातों को सुनकर अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जानता था कि उसकी माँ उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। अगर उसकी माँ को पता चला कि वो किसी तरह के सीक्रेट एजेंसी में काम करता है तो उसकी तो खैर ही नहीं, वह तो उसे घर से बाहर ही न निकलने देगी। इस वजह से उसके भाइयों के अलावा उसके घर में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ काम करता है। हाँ, उनके दोनों पापा को थोड़ा बहुत पता था, पर वह जानते थे कि अगर यह सब भाई साथ में है तो सब सही है। उसके बाद अमन जल्दी से सायरा के बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है कि सारा अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है। ये सुनकर तो अमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आखिर में उसकी यह बहन कब सुधरेगी। हालांकि अमन कुछ कहता नहीं था, लेकिन वह अपनी बहन की हरकतों पर हमेशा ध्यान देता था। वो कब क्या कर रही होती है उसे सब कुछ पता होता था। अमन और विवान या दोनों ही अपनी बहन से काफी ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि उसकी बहन उसे ठीक से बात करना तो दूर, उनकी बातों को अनसुनी कर कभी उन पर ध्यान ही नहीं देती थी। अमन एक लंबी सांस लेता है और फिर अब जाकर उसे अपनी इस नई आई बहन का ध्यान आता है तो वह अपनी बड़ी माँ की तरफ देखते हुए पूछता है कि हमारी वह दूसरी बहन कहाँ है जिससे मिलने हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर अमन की माँ और उसकी बड़ी माँ मुस्कुराने लगती है और वह अमन को कहती है कि वह अपने रूम में है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। पर अमन को इस तरह उसके रूम में जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वह कहता है कि अभी मैं 1-2 दिनों तक यहाँ रुकूंगा, तो अभी मैं जाता हूँ अपने रूम में आराम करने, मैं कल उससे मिलूंगा। ये सुनकर वह दोनों भी हाँ में सर हिला देती हैं। वह जानती थी कि अमन थक गया होगा, इसलिए वह कुछ नहीं रहती हैं। आखिर में वह यहाँ रहेगा तो मिल ही लेगा। शाम को किया को बहुत ज्यादा काम था, इस वजह से किया नीचे खाना खाने नहीं आती है और वैसे भी वह इस वक्त सायरा की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी ठीक मूड में नहीं थी, तो वह अपना खाना अपने रूम में ही मंगा लेती है, जिस वजह से अमन और किया की मुलाकात आज नहीं हो पाती। वही जैसे ही खाना लेकर किया की माँ किया के रूम में जाती है तो वह देखी है कि उसकी बेटी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। वह देख सकती थी कि किया अपने काम में काफी ज्यादा बिजी थी, इस वजह से वह खुद ही किया के बगल बैठकर उसे खाना खिलाने लगते हैं। वो पहला निवाला तोड़कर किया के मुंह के पास ले जाती हैं, जिसे देखकर किया अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए एकटक देखने लगती है। उसकी माँ उसे कितना ज्यादा प्यार करती हैं, वो उसकी हर चीजों का कितना ख्याल रखती हैं। इस तरह की माँ की ममता के लिए वो कितने सालों से तरस रही थी। उसने तो इस प्यार के लिए अपना एक जन्म भी कुर्बान कर दिया था।
पर यह प्यार उसे आज तक नसीब नहीं हुआ था। पर जब आज उसकी माँ उसके सामने है तो वो उसे प्यार को महसूस करना चाहती थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती है पर वो उसे छुपा लेती है और अपना मुंह खोलकर उस निवाला को खा लेती है। इसी तरह धीरे धीरे करके किया की माँ अपनी बेटी को पूरा खाना खिला देती है और फिर उसे पानी पिलाकर प्यार से उसके पास बैठ जाती है। वो एक तक अपनी बेटी को देखे जा रही थी। उसकी बेटी काम करते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। वह देख सकती थी कि उसकी बेटी का फोकस पूरी तरह से अपने काम पर था। इस वजह से वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वह एक तक किया को देख रही थी कि उसे सुबह सायरा की कहानी बातें याद आ जाती है। वह सब बातें याद आते ही उनकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। सच में उसकी बेटी ने कितना दुख सह होगा, कैसी जिंदगी आज तक उसने की होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को किस तरह से कंफर्ट करे। उसे बीते हुए वक्त को वह ठीक तो नहीं कर सकती थी पर वो उसके आने वाले वक्त को बहुत ज्यादा संवरना चाहती थी। कभी किया अपने काम को खत्म करके अपनी माँ की तरफ प्यार से देखते हैं और कहती है कि माँ आप आराम करने के लिए जाइए, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं भी सोने जा रही हूँ। वह ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी जिससे उसकी माँ यहाँ पर के लिए परेशान होकर बैठी ना रह जाए। पर उसकी माँ उसकी बातों को नहीं मानती है और वो उसे बेड पर लिटाकर उसके सर को अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे से थपकी लगाते हुए उसे सुलाने लगती है। वह जानती थी कि उसकी यह बेटी उसे यहाँ से भेजकर अभी देर रात तक काम करेगी, क्योंकि वह हमेशा जब सबके सो जाने के बाद अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम में आती थी तो वह हमेशा ही उसे काम करते हुए ही मिलती थी। इतनी ज्यादा देर रात तक वह जाती रहती थी और अपना काम करती रहती थी। यह जानकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता था। उनकी बेटी पता नहीं कि परिस्थितियों से गुजर रही है और वो उससे पूछ भी नहीं सकती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी उन्हें खुद सब कुछ बता देगी। इस वजह से वो उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं पूछती थी। वह देती है कि धीरे धीरे किया को नींद आ रही है। वो इसी तरह किया के सर को सहलाते रहती है। थोड़ी देर बाद किया सो जाती है तो वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम का टेम्परेचर सही करके उसके रूम को बंद करके चली जाती हैं। पर वो आज पूरी रात शायद सो नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार उनकी बेटी का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था और सुबह सायरा की बोली बातें उनके दिल में दर्द दे रहा था। ये सोच लिया था कि कल वह अपनी बेटी को किसी भी तरह से अपने साथ शॉपिंग पर ले जाएंगे और वही ब्यूटी पार्लर जाकर कुछ अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपनी बेटी के लिए लेगी और उनसे इसका मेकओवर भी करवाएंगी। वैसे भी उनकी बेटी का चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर थोड़ा सा रंग ही तो सांवला है, जो कुछ समय में अच्छे से अच्छे महंगे प्रोडक्ट उसे करने से ठीक हो जाएगा। और उन्हें अभी अपनी बेटी को अच्छे और महंगे ब्रांड के ज्वेलरी और कपड़े और बाकी की उसकी जरूरत की चीज भी तो लेनी थी। उन्हें लग रहा था कि किया की पिछली जिंदगी बहुत ही बुरी तरह से बीती होगी, जिस वजह से वह महंगे ब्रांडेड कपड़े और ज्वेलरी कभी भी पहनने को नहीं पाती होगी। यह सब सोकर उनकी आंखों में आंसू भर जाता है। रात भर उनके दिमाग में यही सब चल रहा था, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता के लिए सर्वेंट को कह देती हैं, क्योंकि आज वह नाश्ता बनाने के लिए फ्री नहीं थी। उन्हें अपनी बेटी को अपने साथ शॉपिंग के लिए जो ले जाना था, पर इससे पहले वह अपनी बेटी से एक बार पूछना जरूरी समझती हैं, इसलिए वह किया के रूम में जाती हैं। किया जब भी फ्रेश होने जाती थी तो वह अपने रूम को अच्छी तरह से लॉक कर देती थी, क्योंकि नहाते के बाद वह अपने रियल रूप में आ जाती थी। जब दरवाजे पर खटखटाहट सुनती है तो किया जाकर दरवाजा खोलती है। सामने उसकी माँ खड़ी थी। वह किया को देखकर कहती है कि क्या अभी तुम नहाई नहीं हो? किया अपनी माँ को बताती है कि बस थोड़ा काम कर रही थी, नहाने ही जा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ जल्दी से अपना सर हमें हिला देती है और वह किया को बड़े प्यार से देखते हुए कहती है कि क्या आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? यह सुनकर किया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि आज किया के पास बहुत सारा काम था, पर वह अपनी माँ को इस तरह बार बार इग्नोर तो नहीं कर सकती थी। इस वजह से वह कुछ सोचकर हाँ में सर हिला देती है।
उसकी हाँ सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पिया देख सकती थी कि शायद उसकी माँ आज अच्छे से सोई नहीं है, जिस वजह से उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़े हुए थे। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या आपने ठीक से नींद नहीं लिया है? क्या आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे हैं? अपनी बेटी की बातों को सुनकर उसकी माँ थोड़ा हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उसे करती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा रात में मेरी नींद टूट गई थी, जिस वजह से मैं कुछ देर में सोई थी, पर सब कुछ सही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि उसकी माँ इस समय बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि किया उसके साथ शॉपिंग करने जो जाने वाली थी। खुशी उसकी माँ के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। देखकर किया चुप रहना ही ठीक समझता है। वो अपनी माँ से नहाने जाने के लिए कहकर वॉशरूम में चली जाती है। वही उसकी माँ जल्दी से चेंजिंग रूम से उसका कपड़ा लाकर रख देती है। वह अपनी पसंद का एक पिक फ्रॉक लेकर आई थी, जो उन्हें अपनी बेटी के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता था। आंख में उनकी बेटी बिल्कुल छोटी सी परी लगती थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। क्या किया अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाएगी, या फिर अभी कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर उसकी माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा? ये जानने के लिए स्टोरी में लास्ट तक बन रहे। और दोस्तों, आप सब हमें ये कमेंट करके कहते हैं कि स्टोरी को 2 घंटे का बनाए, पर इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, जिस वजह से मैं सिर्फ 1 घंटे की स्टोरी ही बना पाती हूँ। पर आज मैंने आप लोगों के कहने पर स्टोरी बड़ी बनाई है। पर प्लीज आप लोग भी मेरी रिक्वेस्ट पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस स्टोरी को बनाने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ और आप लोग स्टोरी सुनकर यूं ही चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि आप बस एक बटन प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा, इसलिए प्लीज यार, जितने लोग भी स्टोरी सुनते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे मुझे भी स्टोरी बनाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 56, किया के लिए शॉपिंग। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया की मन किया को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, जिस वजह से वह किया को तैयार होने के लिए कहती है। अब आगे किया की माँ किया का ड्रेस निकालकर रूम से बाहर चली जाती हैं और वो खुद जल्दी से तैयार होकर आ जाती हैं। उधर किया भी तैयार होकर नीचे आती है, तो देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट के लिए उसका ही इंतजार कर रहे थे। पर वहाँ कोई ऐसा था जिसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज तक सभी उसका इंतजार किया करते थे, लेकिन आज उसकी जगह पर वो उसे गांव के गवार लड़की का इंतजार कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन सा शख्स है जो किया को देखकर ना खुश है। यहाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह और कोई नहीं बल्कि सायरा थी। तभी किया को देखकर उसकी चाची किया को जल्दी से अपने बगल वाली चेयर पर बैठने को कहती है। उनकी बातों को सुनकर किया चुपचाप जाकर उनके बगल बैठ जाती हैं। अभी किया के दूसरी साइड की चेयर खाली थी, तभी किया देखी है कि कोई आकार उसकी दूसरी साइड पर बैठ गया है, लेकिन अभी तक किया ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वह इतना तो समझ गई थी कि यह उसका भाई विवान नहीं है, क्योंकि वह आते माँ सबसे पहले किया को साइड हग करके गुड मॉर्निंग विश करता था। किया धीरे से अपना सर उठाकर देखती है, तो वह अपने बगल बैठे शख्स को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि अमन था। तभी खुद को देखा देखकर अमन भी अपना सर उठाकर किया की तरफ देखा है, क्योंकि उसे अब तक तो ये पता चल गया था कि उनके बीच में बैठी यह शख्स कोई और नहीं, उसकी नई आई बहन थी। वह देख सकता था कि उसकी यह बहन उम्र में काफी छोटी थी, और उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो काफी ज्यादा मासूम भी होगी। सांवरा चेहरा होने के बावजूद भी वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभी उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है। किया थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए इधर उधर देखने लगती है, पर अमन उसे ही देखे जा रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि यह आंखें उसने पहले भी कहीं देखी है। उसकी आंखों को देखकर उसे केडी की याद आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल इसी तरह का था। लेकिन फिर वह अपने मन को झटक देता है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है कि कई लोगों के आंखों का रंग इस तरह का होगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी किया की चाचा किया को अमन से मिलवाते हुए कहती है,
कि बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका नाम अमन रघुवंशी है। अपनी चाची की बातों को सुनकर उसे समझ में आ गया था कि यह अमन रघुवंशी था जिससे वह कल ही मिलकर आई थी। वह सोचती है क्या वह मुझे देखकर पहचान गया होगा, लेकिन फिर दूसरे पल ही वह इस बात को ना कर देती है क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि जी गेट अप पर वह वहां गई थी और जिस तरह से वह आज यहाँ पर उससे मिल रही है उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो ये कतई मुमकिन नहीं है कि वो उसे पहचान लेगा। फिर वह अमन की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अमन भी उसके गुड मॉर्निंग का जवाब देता है, पर इस बार फिर से अमन को कुछ अटपटा सा लगता है क्योंकि यह आवाज भी उसे कुछ सुनी सुनी सी जान पड़ रही थी। इस वक्त वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है। फिर भी वह अपना सर झटक कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची बहुत ही प्यार से किया के प्लेट पर सर्वे कर रही थी। तभी विवान भी वहां आ जाता है। जल्दी से जाकर किया को पीछे से हक करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करके जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और किया से बातें करने लगता है। वह बीच बीच में अपनी जगह से उठकर किया की प्लेट में कुछ ना कुछ सर्वे किया जा रहा था। तभी उसे पानी दे रहा था तो कभी उसे जूस दे रहा था। उसके इस हरकत को देखकर अमन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका ये भाई जो खुद के लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेता था, वह आज किस तरह से अपनी इस नई आई बहन को सर्व कर रहा है, वह देखकर ही बता सकता था कि क्या ये भाई किया को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। तब वह अपने मन में सोचता है क्या किया सचमुच में इतनी अच्छी और प्यारी है कि उसका यह नकचड़ा भाई उसके आगे पीछे घूम रहा है। फिलहाल वह 2 दिन रहने वाला है तो वह खुद ही देख लेगा। ये सोचकर वह चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, पर उसकी नजरें अभी किया पर बनी हुई थी। जब सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो किया की माँ उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए जाने को कहती हैं। उनकी बातों को सुनकर किया की चाची भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। आखिर में किया के साथ वह पहली बार शॉपिंग के लिए जा रही थी। वह इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी। वह चाहती थी कि अपनी इस प्यारी बच्ची के लिए वह अपने पसंद की ड्रेस खरीदे। किया की चाची बहुत ही अच्छी थी। वह किया को बिल्कुल अपनी बेटी सायरा की तरह ही प्यार करती थी। उसके मन में किसी भी तरह का खोट नहीं था। इस वजह से किया भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। किया की माँ साया को भी उसके साथ चलने को कहती हैं, पर सायरा इस बहन जी टाइप लड़की के साथ जाकर अपनी इमेज कहीं खराब ना हो जाए ये सोचकर साफ मना कर देती है। उसे डर था कि कहीं उसकी सहेलियां उसे मिल गई तो उसकी इस गांव की गवार बहन जी को देखकर उसका मजाक ना उड़ने लगे। इस वजह से वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। या कि माँ अमन को अपने साथ जाने को कहती हैं। अमन का मन तो नहीं था, फिर भी अपनी माँ के कहने पर वह तैयार हो जाता है। वही विवान तो पहले से ही तैयार बैठा था अपनी बहन के साथ जाने के लिए। आखिर में उसे भी तो अपनी पसंद का कपड़ा अपनी बहन के लिए लेना था। आप सभी लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वह शहर के सबसे बड़े मॉल में जाते हैं। यह मॉल उन्हीं का था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां का मैनेजर जल्दी से भागा भागा उनके पास आता है और वो उन्हें ग्रेट करके अपने साथ वीआईपी सेक्शन में ले जाता है। वही जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो विवान जल्दी से अपनी बहन के लिए कपड़े पसंद करने लगता है। ये देखकर तो किया को हंसी ही आ जाती है कि उसका ये छोटा सा भाई उसके सारे काम आसान कर सकता है, क्योंकि किया को शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसके पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो अपना कीमती समय इन सब में बर्बाद करे। उसके एड्रेस तो खुद उसके डिजाइन किए हुए होते थे और उसके डिजाइनर उसके लिए अच्छे से अच्छा ड्रेस बनाकर उसके घर पहुंचा दिया करते थे, जिस वजह से किया कभी माल वगैरह में नहीं जाया करती थी। काफी देर तक वो लोग इसी तरह कपड़े पसंद करते रहे। बारी बारी से उसकी माँ किया को ट्राई करने के लिए कह रही थी, जिसे किया काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। वह 1-2 बार से ज्यादा कभी कपड़े ट्राई नहीं करती थी, पर यहाँ तो उसकी माँ पता नहीं कितनी बार उसे कपड़े ट्राई करवा चुकी थी, जिससे वह अब काफी थक चुकी थी। इस वजह से अब जो भी कपड़ा उसकी चाची और उसकी मम्मी पसंद करती वह तुरंत उसे बहुत अच्छा है ले लो कह देती थी, जिसे उसे फिर से ट्राई ना करना पड़े। वही अमन काफी देर से परेशान हो रहा था। उसे ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं था।
जिसकी वजह से वह अपनी माँ से कहकर कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। तभी किया को किसी की कॉल आती है, वह तुरंत अपना फोन रिसीव करती है तो दूसरे तरफ की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह किसी से मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। वह अपनी माँ को कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी यह कहकर वहां से तुरंत बाहर की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ दूसरी साइड से अमन भी बाहर की ओर ही जा रहा था। तभी अचानक से वहां एक बाइक आकर रुकती है। उसे बाइक को देखकर ही उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि वह बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी थी, देखने में किसी राइडर्स बाइक की तरह लग रही थी। तभी उसे बाइक से कोई नीचे उतरता है और वह अपने सामने खड़ी लड़की को ग्रेट करता है। अमन एक साइड खड़ा या सब कुछ देख रहा था और वह सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं उसकी नई बहन किया थी। वह देखकर काफी आश्चर्य में था कि यह शख्स कौन है और वह किया को क्यों ग्रीट कर रहा है। तभी वह दोनों एक साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और अब जाकर वह शख्स अपने सर से अपना हेलमेट निकलता है। जैसे ही वह हेलमेट निकलता है उसके गोल्डन ब्राउन घने लंबे बाल उसकी कमर पर लहराने लगते हैं और जैसे ही वह उसे लड़की का चेहरा देखा है तो वह बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वह चीफ मिनिस्टर की बेटी और खुफिया सीक्रेट एजेंसी की ऑफिसर थी। इस समय अमन का मुंह तो बिल्कुल खुला का खुला ही रह गया था, वह अपनी जगह पर ही बर्फ की तरह जम गया था। आखिर में इतनी बड़ी ऑफिसर और इतना बड़ा बैकग्राउंड रखने वाली ये लड़की क्यों उसकी इस नई बहन के सामने उसे तरह से ग्रीट किया था जैसे सामने वाला कोई उससे भी बड़ा ओहदे वाला हो। और वह इस वक्त जिस तरह से उससे बात कर रहा था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह उसकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हो। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या यह उसकी बहन गांव की रहने वाली नहीं थी, क्या ये कोई और है जिसे वह लोग नहीं जानते हैं। आखिर में हकीकत क्या है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विवान का फोन आता है। फोन के रिंग की आवाज सुनकर वह अपने होश में वापस आता है और जल्दी से अपना फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से विवान उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ हैं, जल्दी से यहाँ आ जाइए, माँ आपको बुला रही है और किया का भी पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ गई है, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। पर अमन के सामने किया होते हुए भी अमन उसे कुछ नहीं बताता है। तभी विवान उसे किया को ढूंढने के लिए कहता है। वह विवान से कुछ कहता उससे पहले ही वह सामने की ओर देखा है तो अब वो लड़की और किया उन दोनों में से वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो वह बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है, अभी कुछ सेकंड पहले ही तो वह यहाँ थी, अब कहाँ चली गई। विवान अभी दूसरी तरफ से हेलो हेलो ही कह रहा था। अमन जल्दी से होश में आता है और उसे रिप्लाई करता है। तब विमान उसे किया को ढूंढने के लिए कहता है। अमन उसे बताता है कि उसके पास उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं है तो वह कैसे ढूंढ पाएगा। ये सुनकर विवान जल्दी से किया का फोन नंबर उसे सेंड कर देता है। अमन उसे नंबर को देखा कि उससे पहले ही विवान उसे बताता है कि किया आ गई है। यह सुनकर अमन बिना उसे नंबर को देख ही अपना फोन कट कर देता है और अपने पॉकेट में डालकर वह भी ऊपर की ओर चला जाता है। इस वक्त वह लोग तीसरी मंजिल पर थे। अमन के दिमाग में पूरी रास्ते बस किया के बारे में ही चल रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि उसने जहां तक पता लगाया था उसकी बहन तो गांव में पाली बड़ी है, तो फिर ये ऑफिसर यहाँ क्या कर रही थी। अमन उसे अच्छे से पहचानता था, क्योंकि अक्सर मिशन के दौरान वो उसे किसी न किसी मीटिंग में जरूर देखा करता था। इस वजह से उसे पहचानने में तो भूल नहीं हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वह उन लोगों के पास पहुंच जाता है। किया भी देखती है कि अमन कुछ परेशान दिख रहा है, पर वो कुछ नहीं कहती है कि किया अब तक समझ चुकी थी कि अमन क्यों परेशान है, क्योंकि किया ने लास्ट टाइम पर अमन को देख लिया था। इस वजह से वह तुरंत वहां से गायब हो गई थी। वाय अमन को देखकर राजश्री जी कहते हैं कि बेटा अमन, तुम्हें भी कुछ लेना है तो अपने लिए पसंद कर लो, फिर हम लोग चलकर खाना खाएंगे, क्योंकि अब शॉपिंग करते हुए भूख भी लग चुकी है। उनकी बातों को सुनकर अमन उन्हें चलने के लिए कह देता है, क्योंकि इस वक्त उसे कुछ भी शॉपिंग करने का मन नहीं था। उसके मन में तो कुछ और ही बातें घूम रही थी। वह सभी लोग उसे मॉल के बने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम भी अमन अपनी तिरछी नजरों से किया को देखे जा रहा था। अब किया को पूरा यकीन हो गया था कि अमन को कुछ डाउट हो रहा है। फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी, अगर अमन को कुछ पता भी चल जाता है
तो उसे किसी तरह का कोई अमन से खतरा नहीं था, इस वजह से वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो सब लोग अपना खाना फिनिश करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज किया की मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, उसने किया के लिए खूब सारी शॉपिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई विवान भी अपनी पसंद से किया के लिए कुछ न कुछ ले रहा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सामान हो गया था। जैसे ही घर पहुंचते हैं, उसकी मां इन सारे सामान को सर्वेंट को किया के कमरे में ले जाने के लिए कह देती हैं। किया जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं, वह देखी है कि उसका पूरा कमरा सामान से भरा हुआ था। अब ये देखकर तो किया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वह इन सामान को अरेंज करे। वह सारे सामान को ले जाकर एक साइड रख देती है। वह काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि कल से उसने बिल्कुल आराम नहीं किया था। वह जल्दी से अपने बेड पर लेट जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे आराम करना था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी स्टोरी में। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 57, रेहान और उसके दोस्तों की नोक-झोंक। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहां पर अमन उसे सीक्रेट एजेंसी के ऑफिसर के साथ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। अब आगे वह सभी अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी अमन के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, पर उसके सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। पर वह भी ठहरा सीक्रेट एजेंसी का मेंबर, वह तो ये सब पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर में उसे लड़की का किया से किस तरह का कांटेक्ट है। शायद आज रात भर अमन को नींद नहीं आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ये चारों दोस्त रेहान, ओम शिवाय और मयंक मिशन फेल हो जाने की वजह से और थॉमस का उनके हाथ से निकल जाने की वजह से, इन सब में रेहान ही ऐसा था जो काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहा था। और यह बात मयंक को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो अगर कोई मिशन इस तरह से फेल हो जाए तो रेहान सबका जीना दूभर कर देता था। वह तो गुस्से में पता नहीं क्या कर जाता था, पर इस बार पता नहीं क्यों उसकी आंखों में गुस्से के बजाय एक चमक दिखाई दे रही थी, और वह अभी तक किसी से ऊपर अपना गुस्सा भी नहीं दिखाया था। मयंक इस बात से रेहान से काफी ज्यादा नाराज हो गया था। इस वजह से आप जब चारों दोस्त एक साथ बैठे थे तो रेहान ने उन सभी को अपनी ब्लू आई के बारे में बता दिया था। उसने बताया था कि वह जिस लड़की से लड़ रहा था वह लड़की कोई और नहीं, वही ब्लू आई थी जिससे उसकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह यहाँ इंडिया में क्या कर रही है, और उसकी मुलाकात उसके साथ इस तरह से हो जाएगी। रेहान को तो विश्वास नहीं हो रहा था। अब रेहान की बातों को सुनकर मयंक के सामने भी उसे लड़की का चेहरा घूमने लगता है, जिसे वह भुलाने के लिए इतनी ज्यादा जद्दोजहद में लगा हुआ था। तभी मयंक उन सबको उसे लड़की के बारे में भी बता देता है। वह बताता है कि उसने दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ये सुनकर तो अब सब मयंक का मुंह इस तरह से देख रहे थे कि मानो कि कोई कितना बड़ा दीवाना उनके सामने बैठा हुआ है। तभी उन लोगों की बातों को सुनकर अब ओम को निया के साथ हुई उसकी फर्स्ट किस याद आ जाती है, और वह भी खुली आंखों से सपने देखने लगता है। लेकिन यहाँ हमारे शिवाय बाबू तो बिल्कुल अनजाने से पड़े थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। इस वजह से वह बस उन तीनों का मुंह ही देखे जा रहा था। तभी ओम बोलता है कि तुम लोग तो अपनी अपनी वाली को ढूंढ चुके हो, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी चाहिए कि जिसे देखकर पहली नजर में ही मेरे दिल की घंटी जोर जोर से बजने लगे और उसके छूने से मेरे शरीर पर एक झंझनाहट पैदा हो जाए। जब भी वह मेरी तरफ देख तो ऐसा लगे कि मानो उसकी नजरें मेरे दिल के अंदर तक उतर जा रही हो, और मैं उसके प्यार में ऐसा पड़ूं कि मानो मैं इस पूरी दुनिया को ही भूल जाऊं। उसकी यह उलझुल बातों को सुनकर पता नहीं शिवाय के मन में क्या सोचता है कि वो तुरंत कहता है कि ऐसा तो एक ही शर्त में हो सकता है, जब तुझे बिजली का तार छुआ दिया जाए तब तेरे दिल की धड़कन जोर जोर से बजेगी और तेरा शरीर कर्ट से झंझना उठेगा, और कर्ट लगने के बाद तो इस दुनिया में ही नहीं रहेगा, तो इस पूरी दुनिया को भूलकर उसे दुनिया में समा जाएगा। उसकी बातों को सुनकर मयंक और रेहान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही ओम का मुंह तो ऐसा बन गया था जैसे सच में उसे कर्ट का तार छुआ दिया गया हो। उसका मन कर रहा था कि अपने इस दोस्त को वह कितना पीट दे कि इसकी अकल ठिकाने पर लग जाए। उसकी इतनी अच्छी रोमांटिक बातों पर पता नहीं कहां से यह सात सर्किट कर रहा था, और वही मयंक और रेहान तो हंस हंस कर
सुनकर पागल हुए जा रहे थे। उसका यह अनरोमांटिक दोस्त सबकी रोमांस का जनाजा निकल चुका था। वही ओम चीरते हुए शिवाय से कहता है कि अरे तुम बंदरों को प्यार व्यार के बारे में क्या पता है, तुम्हारे सामने तो जितनी भी लड़कियां आती हैं तू तो उन सबको शक की नजर से ही देखता है। तो ये समझ नहीं आता है कि जिंदगी में कभी तू किसी से प्यार करेगा भी कि नहीं, और तुझे कभी कोई लड़की मिलेगी तो तुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि वह तुझे प्यार करती भी है कि नहीं। ओम की बातों को सुनकर शिवाय अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि इस सब झंझटों में पड़ने का काम मेरा नहीं है, उसके लिए तो तू ही काफी है। तुझे देख देख कर मैं काफी कुछ सीख जाऊंगा। तभी ओम कहता है कि तेरे कहने का क्या मतलब है, क्या तू मेरे बेडरूम में घुसकर वह सब कुछ देखना चाहता है जो मैं सीक्रेट तरीके से करूंगा? साला कहीं का तू मेरा दोस्त है कि मेरा दुश्मन है जो तू मेरी बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें सोचता रहता है? उसकी बातों को सुनकर तो शिवाय का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वह बेचारा तो सिर्फ यूं ही बोल दिया था, पर ओम ने तो उसे अपने बेडरूम तक ही घुसा लिया। वह उसे जोर से एक लात मारता है और कहता है कि साले तू मेरे बारे में कितनी गंदी गंदी बातें सोचता है, मैंने ऐसा कब कहा था? वह तो बस मैं यूं ही लड़की के बारे में कह दिया था कि तुझे जो एक्सपीरियंस होगा उससे मैं सीख ले लूंगा, लेकिन तू तो पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया। तभी ओम अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी सीख तो मुझे लगा जिससे तू बचा रहेगा? तभी शिवाय उसे चढ़ाते हुए कहता है कि अरे पिछले 2 बार से मैं तुझे यही तो सीख ले रहा हूँ कि लड़कियों से 100 मीटर की दूरी बनाकर रहना चाहिए, नहीं तो वह कब तेरी वाली की तरह चुड़ैल और डायन बनाकर मुझ पर टूट पड़ेगी। वैसे तो तेरे लिए वही लड़की सबसे बेस्ट है, क्योंकि तुझे कंट्रोल में करना तो किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही एक 1 पीस ऐसी है जो तुझे अच्छे से कंट्रोल में करेगी और तुझे दिन में तारे भी दिखा देगी। उसकी बातों को सुनकर तो ओम बिल्कुल चिढ़ जाता है और उसे बद्दुआ देते हुए कहता है कि अरे जा जा, तू मेरे लिए ऐसी बातें कर रहा है, भगवान करे तुझे भी बिल्कुल उसकी छोटी बहन मिल जाए और बड़ी बहन और छोटी बहन मिलकर तुझे दिन में सूरज तारे सब कुछ दिखा दे। उन दोनों की बातों को सुनकर मयंक और रेहान पागल हुए जा रहे थे। वह दोनों चिल्लाकर उन दोनों को चुप करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कब तक चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे? तुम लोगों को कोई देख कर का नहीं सकता है कि तुम इतने बड़े कंपनी के सीईओ होंगे? तभी ओम कहता है कि अरे कहाँ पर ये लिखा है कि किसी कंपनी का सीईओ अपने मन की भड़ास भी नहीं निकल सकता है? रेहान उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखकर कहता है कि वह इसका मतलब तुम इतनी देर से अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे? ओम हाँ में अपना सर हिलने लगता है। उसे देखकर रेहान मानव कह रहा है कि बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मयंक रेहान को बताता है कि नेक्स्ट डे मिस्टर मल्होत्रा अपने बेटे को सीईओ बना रहे हैं। उसी के खुशी में उन्होंने एक पार्टी दी है और उन्होंने हम लोगों को भी इनवाइट किया है और रिक्वेस्ट किया है कि हम सभी उनकी पार्टी में आए। तो तुम क्या कहते हो? उसकी बातों को सुनकर रेहान कहता है कि हाँ, हमें चलना चाहिए उनकी पार्टी में, क्योंकि वह हमारे बिजनेस पार्टनर है और हमें वहाँ किसी और से भी तो मिलना है। हमने सुना है कि डिसूजा भी आने वाला है, ये सही मौका होगा उससे मिलने का। उसकी बातों को सुनकर मयंक मुस्कुरा देता है और वह सभी आपस में आगे की अपनी बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 58, किया की पहचान आई सामने। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान और उसके दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए अपना समय बिता रहे थे। अब आगे सुबह का वक्त। किया सुबह उठकर अपने डेली रूटीन के हिसाब से वह बाहर एक्सरसाइज करने के लिए चली जाती है। आज वह घर के ही पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी। सुबह 4 बजे का टाइम था। वह लगातार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया जा रही थी और उसके साथ वहां पर विवान भी आ गया था। मैं थोड़ी देर विवान को फाइटिंग की प्रैक्टिस करवाती है, क्योंकि विवान उसके फाइटिंग स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसने किसी तरह हाथ पैर जोड़कर किया को उसे फाइटिंग सीखने के लिए राजी किया था। इस वजह से किया उसे काफी सुबह उठकर अपने साथ ले आई थी। इस वक्त वह दोनों अपने में ही बिजी थे, लेकिन ऊपर अमन अपने कमरे से यह सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसे भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत थी। वह देख सकता था
कि उसकी उसकी यह नई बहन जिस तरीके से अमन को फाइटिंग सीख रही थी वो काफी ज्यादा ट्रेड लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में किया की सच्चाई क्या है। उसने एक बार फिर से किया का बैकग्राउंड चेक किया था, लेकिन उसे अब भी वहां कुछ नहीं मिला। जो पहले जितना उसे मिला था बस वही जानकारी इस बार भी उसे हासिल हुई थी। अब इन्हें कौन बताएं कि किया इतनी बड़ी हैकर है, तो जाहिर सी बात है वह अपनी सारी जानकारी अभी तक छुपा चुकी होगी और जितनी जानकारी वह बाहर रिवील करना चाहती होगी बस उतनी ही सबको मिल सकती थी। वो काफी देर तक उन दोनों को इस तरह अपने कमरे की बालकनी से देख रहा था। उसके बाद किया एक्सरसाइज खत्म करके अपने कमरे में चली आती है। विवान भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। किया जैसे ही कमरे में जाती है उसकी माँ आ जाती है। वो किया के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है और करती है कि बेटा तुम जल्दी से जाओ नहा लो, फिर मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूंगी। उसकी माँ अच्छे से जानती थी कि उसने जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपनी बेटी को दिया था और उसमें से कुछ भी उसे नहीं करती थी, क्योंकि जब वह किया की कमरे की सफाई करने आई थी तो उन्होंने देखा था सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस तरह पैक पड़े थे और किया ने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट को छुआ तक नहीं था। किया ने उन्हें विवान के दिए प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया था। इस वजह से उसकी माँ ने सोचा कि वह रोज अपनी बेटी को खुद से ही तैयार करेंगे और सारे प्रोडक्ट को वह उसे पर अप्लाई भी कर देगी। इस तरह से उसकी बेटी धीरे धीरे खूबसूरत हो जाएगी। किया भी अपनी माँ को हाँ करके वॉशरूम में चली जाती है। उधर दूसरी तरफ विवान भी जल्दी जल्दी नहा धोकर अपनी बहन से मिलने आना चाहता था, क्योंकि वह उसे बताना चाहता था कि उन सारे प्रोडक्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, कहीं उसकी बहन किसी गलत तरह से यूज न कर ले जिससे उसे थोड़ी सी भी परेशानी हो। वही उसकी मॉम देखती है कि टेबल पर बहुत सारी फाइल बिखरी हुई है। वो सोचती है कि जल्दी से वो उसके रूम को ठीक से एडजस्ट कर दे। इस वजह से वह जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरी फाइलों को ठीक से रखने लगती हैं। तभी अचानक उनके हाथों से एक फाइल नीचे गिर जाती है और उसके पन्ने बिखर जाते हैं। जैसे ही वह फाइल को उठाकर देखी है तो वह बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि यह फाइल एसआर कंपनी की फाइल थी। सर कंपनी दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी। यह अपनी ब्रांड के लिए जानी जाती थी। यहाँ के बने कपड़े काफी ही लेटेस्ट फैशन के होते थे और कपड़ों की वैरायटी सबसे बेस्ट होती थी। इस कंपनी का टर्नओवर बहुत ही ज्यादा था। सभी इस कंपनी से पार्टनरशिप करना चाहते थे। महज 5 से 6 सालों में ही ये कंपनी ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी। जितने भी कंपटीशन होते थे उन सभी में ये कंपनी हर बार जीत हासिल करती थी। इस पर काम कर रहे वर्कर एक से बढ़कर एक बेस्ट वर्कर थे। यहाँ के वर्करों को काफी ज्यादा पेमेंट भी दिया जाता था और उन्हें हर तरह की लग्जरियस सुविधा भी दी जाती थी। इस वजह से ये कंपनी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। बड़े से बड़े डिजाइनर इस कंपनी में काम करते थे और उनके डिजाइन किए हुए कपड़े सबके लेने की बस की बात नहीं थी। इस समय तो राजश्री जी बिल्कुल भूत बनी खड़ी थी। उनके हाथों में वह फाइल जिसे वह देखकर समझ नहीं पा रही थी कि यह फाइल किया के पास क्या कर रही है, क्योंकि इस फाइल में तो पूरे डिपार्टमेंट के हेड के बायोडेटा और उनके कई तरह के सीक्रेट इंफॉर्मेशन थे। किया की माँ भी एक बिजनेस वुमेन थी। इस वजह से वह अच्छे से जानती थी कि यह फाइल सिर्फ उसे कंपनी के कुछ खास लोगों के पास ही होने चाहिए थे। फिर तभी उन्होंने वहां रखे और सभी फाइलों पर नजर डाली। यह सब देखकर तो वह अब बिल्कुल आश्चर्य में पड़ चुकी थी। यह सब फाइल है तो काफी ज्यादा सीक्रेट फाइल थी। क्या सब किया के पास क्या कर रही हैं? क्या किया इस कंपनी में किसी बड़े पद पर है? क्योंकि किसी आम वर्कर के पास तो ये सारे बायोडेटा नहीं होने चाहिए। अभी वह अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ी थी। उनके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। तभी किया अपने वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर निकलती है। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। इस वजह से किया कुछ भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी माँ कमरे से जा चुकी होगी। लेकिन जैसे ही किया की तरफ उसकी माँ देखी है तो अब की बार उनके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रह जाता। एक पल के लिए तो उन्हें लगता है कि उन्हें चक्कर ही आ जाएगा। उनके हाथ पैर तो बिल्कुल बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम गए थे। वह एक तक बस किया को घूर घूर कर देखे जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सामने लड़की कौन है, क्योंकि इस वक्त किया बिना मेकअप के ही वॉशरूम से बाहर आ गई थी।
उसे लगा था कि रूम में कोई नहीं है, क्योंकि काफी देर से उसकी माँ तो उन फाइलों को देखकर बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी, लेकिन अब तो उनकी माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जैसे ही किया अपनी माँ की तरफ पलटती है, वो देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे एकटक देखे जा रही थी। अब किया भी अपनी माँ को बिल्कुल उसी तरह देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को क्या बताएं और कौन सी सफाई दे, लेकिन वह देखी है कि उसकी माँ अभी भी बिल्कुल बुत बनी खड़ी है, ना तो वह हिल डुल रही है और ना ही कुछ बोल रही है। ये देखकर तो किया बिल्कुल घबरा जाती है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास आती है और उन्हें उनके कंधों से हिलाते हुए कहती है कि मॉम मॉम, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? आप किया की आवाज को सुनकर उसकी माँ अपने सदमे से बाहर आती है। वह बस एक तक किया को देखे जा रही थी, उनके पास बोलने को कोई शब्द नहीं था, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो इतनी खूबसूरत थी। उसका दूध सा गोरा रंग, उसके गोल्डन ब्राउन बाल, उसकी समुद्र से नीली आंखें, उसके नेचुरल पिंक गुलाबी होंठ, सच में उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। और इस समय किया नहाकर बाहर आई हुई थी, तो उसका शरीर हल्का पिंक कलर का हो गया था, जिस वजह से वह बिल्कुल किसी खिलते हुए गुलाब की तरह लग रही थी। वह तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस किया को ही देखे जा रही थी। किया को अब समझ में आ गया था कि उसकी माँ इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। किया प्यार से अपनी माँ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है और कहती है कि क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस तरह से देखकर विश्वास नहीं कर पा रही होगी, पर आप जो भी कुछ देख रही हैं वो बिल्कुल सही है। तभी उसकी माँ होश में आते हुए अपनी बेटी के प्यार से चेहरे को टच करके देखते हैं। वाकई में उसकी बेटी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। वो उसके गालों को बार बार छूकर देख रही थी, मानो वह यकीन करना चाह रही थी कि यह उसकी बेटी ही है, कोई और तो नहीं है। उसकी त्वचा बिल्कुल किसी न्यू बेबी बॉर्न की तरह की, जिसे अगर कहीं पैर छू लिया जाए तो वहां पर लाल निशान पड़ जाएगा। वह बार बार उसके गालों को टच करके देख रही थी, मानो ऐसा करने पर उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो। किया उनकी हरकतों को ध्यान से देख रही थी। इस समय किया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। उसकी माँ किया को बहुत ज्यादा प्यार करना चाह रही थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी की त्वचा खराब ना हो जाए, इसलिए वो उसे बड़े हल्के से छू रही थी। सच में उसकी बेटी तो उससे कई ज्यादा गुना खूबसूरत है। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके चेहरे पर बार बार बड़ी सी स्माइल आ रही थी। वो किया को देखते हुए प्यार से पूछती है कि किया बेटा, जब तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो तो फिर वो सब क्या है? तभी किया उन्हें प्यार से समझता है कि यह सब करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी माँ किया के बारे में सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लगती है। वो किया से आज पूछ ही लेती है कि किया बेटा, मुझे तुम अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताई हो, प्लीज मुझे अपने बारे में, अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। क्या उन्हें ठीक है कहकर बैठने के लिए कहती है और वह ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। इस समय किया की माँ उसे फाइल के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। तभी वहाँ पर विवान भी टपक पड़ता है और वह जैसे ही किया के कमरे में आता है तो देखा है कि उसकी माँ वहाँ पर बैठी हुई है। वह भी जाकर बेड पर एक साइड लेट जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि किया कहाँ है? क्या अभी वह नहा नहीं चुकी है? उसकी माँ नहीं, अभी वह कपड़े चेंज कर रही है। इतना कहकर वह फिर से चुप हो जाती है। विवान को थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी माँ इतनी शांत क्यों है। अब उसे क्या पता कि उसके मन में कितने सारे सवाल चल रहे हैं। तभी किया चेंजिंग रूम से बाहर आकर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सूखने लगती है। उसकी आहट सुनकर विवान जान जाता है कि किया रूम में आ गई है। वह ड्रायर की आवाज सुन रहा था, लेकिन अभी भी वह बेड से नहीं उठा था। वह इस तरह ही लेटा हुआ था और इस वक्त किया और विवान एक दूसरे की अपोजिट साइड पर थे। इस वजह से किया भी विवान को नहीं देख पाती है और वह अपनी माँ को कहती है कि माँ बाप, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने बालों को सूख लूं वरना मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। उसकी माँ भी प्यार से कहती है कि लो बेटा, मैं कर दूं, पर किया उन्हें आराम से बैठने को कहती है और वह अपने बालों को सुखाकर अपने चेहरे पर हल्का सा कोल्ड क्रीम लगाती है और होठों पर लिप ग्लॉस लगती है।
बस इतने में ही किया कयामत लग रही थी। ऊपर से वो हल्की पिंक कलर की फ्रॉक किया के ऊपर इतना ज्यादा जच रही थी कि मानव कोई गुलाब की काली हो। वजह से ही पीछे मुड़कर अपनी माँ के पास जाती है। अब वो बिल्कुल विवान के सामने पहुंच चुकी थी। जैसे ही विवान उसे देखा है वो जोर से चिल्ला देता है। उसकी चीज इतनी ज्यादा तेज थी कि एक बार तो किया और उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिर में इस लड़के को हुआ क्या। अभी तो ये सही था, वही किया तो उसे देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है कि यह कब यहाँ आ गया। यानी आज विवान भी उसकी असलियत जान जाएगा। वही विवान तो अपने सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम सदमे में ही चला जाता है। उसे तो समझ नहीं आता कि यह सामने उसके कौन लड़की खड़ी है। क्या वाकई में दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं? कहीं को परी तो नहीं है या कोई एंजल तो नहीं है जो उसके घर में भूल से चली आई हो। इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। वो एक तक उसकी खूबसूरती को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहार जा रहा था। उसे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या उसके घर की है, पर यह घर में कब आई, उसने क्यों नहीं देखा और यह कौन है। इस समय तो वह अपनी बहन किया को बिल्कुल भूल ही गया था। वही उसकी इतनी जोरदार चीख सुनकर बाहर दरवाजे पर कोई और ऐसा था जो अब अंदर आने वाला था। तो आगे क्या होने वाला है, क्या विवान जान पाएगा कि यह उसकी प्यारी बहन है? वो जानेगा कि यह उसकी बहन है तो फिर अब अपनी बहन के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा, और उसकी माँ जब उसके बारे में जानेगी तो वह किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और बाहर खड़ा हो शख्स कौन है जो विवान की आवाज सुनकर अब कमरे में इंटर करने वाला है? क्या किया की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाएगी? तो अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहे। और जाने से पहले एक बार आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।